Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट भाई, जिससे निकल कर आते हैं बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और आज हम कवर करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो रदरफोर्ड्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वी कैन से माइलस्टोन था एटॉमिक स्ट्रक्चर एज फार एज इट इज कंसर्न। ठीक है, मतलब एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से आगे प्रोसीड हुआ, तो ये एक बहुत ही पहला ऐसा वी कैन से मॉडल था जो कि नियर टू करेक्टनेस था। ठीक है, मतलब क्योंकि इससे पहले जो मॉडल आया था वो क्या था भाई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था और उसके बाद ये वाला आया था जस्ट। तो आप सोचो कि वो थॉमसन्स मॉडल कितना इजी था, कितना सिंपल था। अब इतना इजी थोड़ी है भाई एटम का स्ट्रक्चर, कुछ तो कॉम्प्लेक्स चीजें रही होंगी, तो आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अभी हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो बैकअप ऑल ऑफ यू, सभी रेडी हो जाओ। उससे पहले थोड़ा सा हम नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। एज यू नो कि सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर चैप्टर के हर टॉपिक की आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। तो ये सबसे पहली चीज हो गई भाई, लेक्चर्स सबसे पहली चीज हो गई जिसमें आपकी होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सबसे पहले आप एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लोगे। सेकेंड चीज भाई, सेकेंड चीज क्या है, डीपीपी। डीपीपी मिलती है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। डीपीपी की क्या इंपॉर्टेंस है कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आप सीख जाते हो, और ये चीज काफी सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो भाई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अगेन रीजन वही है कि जब तक आपने कोई चीज पढ़ी है और उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तब तक आपकी वो चीज तैयार नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो डीपीपी या कहीं से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर लगाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट के। ठीक है, अगली चीज जो आपको मिलती है वो है डीपीपी सोल्यूशन वीडियोस। और ये अगेन क्या इंपॉर्टेंस है डीपीपी सोल्यूशन वीडियोस का, कि आप अपनी अप्रोच चेक कर सकते हो, आपने किस तरह से क्वेश्चन को किया है, किस तरह से प्रोसीड कर रहे हो आप क्वेश्चन के साथ, ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं। सेल्फ एनालिसिस हो जाता है कि भाई क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, तो आपने खुद को आप मार्क भी कर सकते हो +4 -1 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए अगली चीज जो रहेगी वो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज है ये हम हर चैप्टर के लिए करते हैं, और भाई ये वो चीज है जो हमें पक्की पिक्चर दिखा देती है, जो एग्जाम डे पर हमें असल में दिखने वाली है। क्लियर चीज, क्यों? क्योंकि यहां से हम एनालाइज कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हम आज पढ़ रहे हैं, इससे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, या ओवरऑल चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये सारी बातें हम पीवाईक्यूज के एनालिसिस से पता कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज की एनालिसिस, क्योंकि भाई ये वही क्वेश्चन है जो एक चैप्टर से आ चुके हैं, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे लिए। लेकिन देन अगेन एक स्टेप वाइज चीजें हैं जो आपके लिए डिजाइन है। लेक्चर से डायरेक्ट पीवाईक्यूज करोगे क्या? नहीं, आप सबसे पहले डीपीपीस करोगे, डीपीपी सोल्यूशन पर जाओगे, एंड देन फाइनली यू विल मूव टू पीवाईक्यूज। परफेक्ट, ठीक है। चलो फिर आता है डाउट सॉल्विंग सेशन, जो आपके लिए रेगुलरली टाइम रहता है ताकि आप अपने डाउट्स हम तक पहुंचा सको और हम उसको रिजॉल्व करके आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, टू वे थिंग। चलो वीकली टेस्ट पेपर, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसका पैटर्न क्या है, कितने सेक्शंस हैं, या फिर कितने कितने मार्क्स का है एक क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने हैं, सेक्शन वाइज मार्क्स कितने हैं, किस मोड में है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी बातें आप तक हमारी तरफ से। ठीक है, चलो अगली चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम, मतलब आपका जो एग्जाम है भाई नीट,
इसकी कंडक्टिंग बॉडी एनटीए अगर किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर रही है, जारी कर रही है सर्कुलर की ये चेंजेस हैं, या फिर ये बिल्कुल एज इट इज ही है जैसा लास्ट ईयर हुआ था एग्जाम, तो ये सारी बातें या ऐसा कोई भी अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं। परफेक्ट। चलो अगली चीज है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम चैप्टर को एक बार में कवर कर लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम कवर करें, ठीक है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। डन, ये सारी चीजें हैं आपके नीट मॉड्यूल की। चलो अब शुरू करेंगे लेक्चर के साथ में। क्या है इसमें? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा था? एटॉमिक मॉडल की सीरीज अब स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला मॉडल जो हमने पढ़ा था वो था थॉमसन्स मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, राइट, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपको पर्यायवाची याद रहने चाहिए। अगली चीज, अगला जो मॉडल आया था वो था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अब आप मुझे बताओ कि अल्फा पार्टिकल से आप क्या समझते हो? ये एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्फा पार्टिकल। आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस डिस्कस किया था, राइट, उसमें हमने अल्फा पार्टिकल का जिक्र किया था। तो एग्जैक्टली आप क्या समझते हो अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। चलो तो ये चीज आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। In an attempt to learn more about how positive and negative charges were distributed, मतलब देखो थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने, वो किस बेसिस पर दिया था? उनको था कि भाई अब ये तो डिस्कवर हो गया है कि नेगेटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। ये एक एटम के अंदर प्रेजेंट है। एटम के अंदर ये एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं भाई प्रेजेंट है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? क्या एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स एक तरफ हैं, या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? और एटम एज अ होल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है, मतलब ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, पोलर तो नहीं होता है ना, क्योंकि अगर एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स होते, एक तरफ सारे प्रोटॉन्स होते, तो एटम के ऊपर एक एक्सट्रीम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता और एक एक्सट्रीम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता, ठीक है। मान लो इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पर क्या ऐसा है? एटम तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि एटम को क्या मान लिया था? एक वाटरमेलन, और उसमें जितना भी रेड पोर्शन था वो पॉजिटिव स्फीयर था, या प्रोटॉन्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इवनली, और इलेक्ट्रॉन्स सीड्स ऑफ वाटरमेलन की तरह एम्बेडेड हैं। क्लियर चीज, ठीक है। चलो अब रदरफोर्ड्स ने इसकी शुरुआत कैसे की? In an attempt to learn more about how positive and negative charges were distributed, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था एटम में, ये जानने के लिए रदरफोर्ड और उनके जो साथी थे, को-वर्कर्स मतलब साथी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसकी जेनेसिस क्या थी? इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने क्या लिया था? सी, रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया था, लाइक पोलोनियम। उसमें एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स वर एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज पोलोनियम एंड दे वर अलाउड टू स्ट्राइक अ थिन शीट ऑफ मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। क्या बोला है भाई? रिक्वायरमेंट्स क्या क्या बताई हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की सबसे पहली चीज हमने क्या समझी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक पोलोनियम, राइट, जो कि रेडिएशन एमिट कर सकता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो कि रेडिएशन एमिट कर सकता है, और रेडिएशन कितने तरह के होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा।
सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए थे किस पर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है? और ये इन्होंने स्ट्राइक करवाए थे मेड टू स्ट्राइक ऑन, मतलब ये किस पर स्ट्राइक करवाए थे? ऑन थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल थिन क्यों ली थी, या उसका क्रॉस सेक्शन बहुत पतला क्यों रखा था? एकदम पतली सी गोल्ड फॉइल थी। गोल्ड मतलब एक मेटल, और मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल जो है भाई इन्होंने बहुत ही पतली सी ले ली थी। गोल्ड क्यों? क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट है, एलिमेंट में एटम्स रहे होंगे, राइट? ये रहे हमारे एटम्स, और एटम्स में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होगी ना इन एटम्स में, भाई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होगी। ठीक है, इतना समझ आया? अब आप खुद से समझो या खुद से बताओ मुझे कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ये किस तरह का पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, या फिर न्यूट्रल है? तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, राइट? तो अब सिंस ये पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में रिपल्शन मारेंगे ना। अल्फा पार्टिकल जब हम स्ट्राइक करवाते हैं गोल्ड फॉइल पर, ठीक है, अल्फा रेडिएशंस जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड फॉइल पर, तो आपको नहीं लगता कि सिंस इसका नेचर पॉजिटिव है तो जहां जहां पर प्रोटॉन आएगा, जो कि इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव स्पीशीज है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, अब सोचो जहां जहां प्रोटॉन आएगा वहां से ये रिपेल करेगा, अल्फा पार्टिकल वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से गया है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, वापस रिट्रेस हो जाएगा इसका पाथ। सिमिलरली यहां अगर इसके पास से गया है, बहुत ही क्लोज विसिनिटी से गया है, तो निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल, मतलब क्रॉस नहीं हो पाएगा। ये थी गोल्ड फॉइल, और पीछे बेटा एक स्क्रीन लगाई थी, पीछे ये सेटअप था पूरा, रदरफोर्ड्स का सेटअप था। अब इसका प्रॉपर सेटअप अभी समझेंगे, अभी सिर्फ समरी समझ लो, डिजाइन समझ लो कि किस तरह से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल इन्होंने स्ट्राइक करवाए थे गोल्ड फॉइल पर, और पीछे लगाई थी एक स्क्रीन। अब किस मटेरियल की स्क्रीन थी, ये सारी बातें बाद में, सारी चीजें बाद में, बस इतना समझो। तो जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से डायरेक्ट निकल गए थे, मतलब मान लो एक रेडिएशन ऐसा जा रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन से तो काफी दूर है ना, इतना डिस्टेंस है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये डायरेक्ट जाकर के स्क्रीन पर हिट होता है और यहाँ पर कॉज करता है फ्लोरोसेंस। क्या कॉज करता है? फ्लोरोसेंस। लेकिन ये सीधे कैसे निकल गया? तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मिले थे कि या तो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ रहा है, या फिर कुछ हद तक किसी एंगल से डेविएट हो रहा है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट जा रहा है। तो अब इतनी सारी कंडीशंस आ गई, या इतने सारे ऑब्जर्वेशंस आ गए, इसके बेसिस पर फिर आगे की बातें हुई। यहां तक बात समझ आई? चलो अब देखो जरा, यहां गोल्ड या फिर प्लैटिनम की फॉइल ले ली थी, थिन शीट्स ऑफ मेटल, ऑफ कोर्स गोल्ड इज प्रेफरेबल, गोल्ड लिया था, काफी सारी बुक्स में गोल्ड फॉइल मेंशन है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ था। It was already known कि अल्फा पार्टिकल कैरीड अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, पता था कि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये ट्रैवल करते हैं रैपिडली थ्रू गैसेस इन स्ट्रेट लाइन। इनका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट। चलिए अगली चीज, रदरफोर्ड रीजन कि in a solid where the atoms were packed tightly together, not lightly, it is tightly together, there would be numerous collisions of alpha particle with the electrons or with the unknown positive portions of the atom. ठीक है, यहां तक बात समझ आई? यहां तक क्लियर है? अब देखो खुद से सोचो कि ये अल्फा पार्टिकल है, इसके रेडिएशंस भाई जा रहे हैं, है ना, और ये है हमारी गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल में एटम्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, बिल्कुल,
नो स्पेसेस आर लेफ्ट, कोई स्पेस नहीं है, एटम्स बिल्कुल टाइट पैकिंग में है, और इसी में इलेक्ट्रॉन्स भी है, और एक इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रोटॉन्स नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कोलिजन्स करेगा किसके साथ, एक तो इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर विद द अननोन पॉजिटिव पोर्शंस ऑफ द एटम्स। अभी प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना, या फिर आप कह लो कि पॉजिटिव पोर्शन जो था वो एग्जैक्टली था क्या, ये सारी चीजें अभी येट टू बी डिस्कवर्ड थी। देखो यहां पर क्या है, अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन गया, ये है हमारा पॉजिटिव पोर्शन। अब ये मैं यहां पर बना रही हूं, लेकिन आप खुद से सोचो कि अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी यहां पर, फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी कि इन एन अटेम्प्ट टू लर्न मोर अबाउट हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सेंट्रली प्लेस हमने तो कर दिया, लेकिन क्या उस टाइम पर नोन था, नहीं था। ऑब्जर्वेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों ये रिट्रेस बैक हो रहे थे, इसीलिए आई एम मेकिंग इट। ठीक है, चलो तो मान लो कि यहां पर कुछ पॉजिटिव स्फीयर है। अब इन्होंने एक एटम को लेकर के, या फिर जो पीछे हमें वी कैन से ब्राइट स्पॉट्स मिले थे या फ्लोरेसेंस मिली थी, उसके हिसाब से इन्होंने फिर अपने रिजल्ट्स दिए थे। ठीक है, इतनी बात हो गई कि अल्फा पार्टिकल, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है ही एटम में, इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्कवर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ही न्यूट्रल होता है, इसीलिए कुछ पॉजिटिव स्फीयर भी है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो अल्फा पार्टिकल्स कोलिजन करेंगे ही, लेकिन स्फीयर में या एटम में हमारे कुछ पॉजिटिव एंटिटी या पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव स्पीशीज हैं, पॉजिटिव स्फीयर है, आप चाहे जो बोलना है बोलो। ठीक है, पॉजिटिव स्पेस है, जो बोलना है अभी बोलो। ठीक है, प्रेजेंट है, क्योंकि भाई एटम एज अ होल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, क्लियर है। तो इतना वो कंक्लूजन निकाल पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, साथ ही साथ कुछ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। Since mass of individual electron was quite small, mass छोटा था, और a great many collisions would be necessary to deflect an alpha particle from its original path. मास इलेक्ट्रॉन का तो कम है, राइट, तो कुछ अच्छी खासी मैसिव बॉडी चाहिए अगर हमें अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन करवाना है तो, थ्रू अ सर्टेन एंगल। ठीक है, तो क्या हुआ था, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग पोलोनियम इन अ लेड बॉक्स। क्या ले लिया था, अगेन लेड की क्या इंपॉर्टेंस है, लास्ट लेक्चर में बताई थी, ये लेड बॉक्स लिया है इन्होंने। ठीक है, दिस इज द लेड बॉक्स जो इन्होंने लिया है, और लेड की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। टिल आई एम मेकिंग द डायग्राम, मैं डायग्राम बना लूं और आप बता दो कि लेड बॉक्स में पोलोनियम क्यों रखा गया था, खुला क्यों नहीं रखा गया था, भाई खुला भी तो रख सकते थे, जल्दी से बताओ। दिस इज पोलोनियम विच इज रेडियोएक्टिव इन नेचर, ठीक है, और ये क्या है, लेड बॉक्स। चलिए, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीम मतलब सिंगल, was obtained placing polonium in a lead box। इंपॉर्टेंस बताओ, लेड बॉक्स क्यों लिया था, अगर लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो बिल्कुल पता होगा आपको। ठीक है, लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर फॉर पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। चलो, आधा आंसर यहीं पर है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो ये स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगी। जो आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम योर साइड कि लेड बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस थी या लेड बॉक्स ही क्यों लिया था। ठीक है, चलो अगली चीज देखेंगे कि इट स्टॉप्स द अल्फा पार्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर द रे दैट कम्स थ्रू द पिन होल। एक बहुत ही छोटा सा होल बनाया था। अब ये पोलोनियम मेटल रेडियोएक्टिव है, हर डायरेक्शन में अपने रेडिएशन एमिट करेगा, और हमें चाहिए सिर्फ एक पतली सी इसकी बीम। तो टू ऑब्टेन दैट हमने लेड बॉक्स लिया था, और बाकी सारे एरियाज से ये अपना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता। लेड बॉक्स इज अ रियली गुड मटेरियल अगर हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाने हैं तो। ठीक है, चलो चलो अगली चीज, ये जो बीम है एक्सरेज की, ये डायरेक्टेड या ये डायरेक्ट कर दी थी, मतलब इसको डायरेक्शन दे दिया था टुवर्ड्स द थिन गोल्ड फॉइल।
अब a circular screen coated with zinc sulfide was placed on the outer side of the foil. क्या किया, मैंने जैसा बताया आपको कि ये तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकाल दिए हैं और ये है हमारी गोल्ड फॉइल, बहुत ही थिन सी गोल्ड फॉइल है और इसके पीछे है एक सर्कुलर स्क्रीन. ये है भाई जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ये है भाई जिंक सल्फाइड स्क्रीन. आपको ज्यादा डायग्राम डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसके पोस्टुलेट्स ध्यान रखने होंगे, ऑब्जर्वेशंस क्या मिले थे ध्यान रखने होंगे. ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें. ये है हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन जिसपे हमें फ्लोरेसेंस मिलती थी. चलो आगे देखते हैं. यहां तक सही है चीजें. जिंक सल्फाइड वॉज प्लेस्ड. चलो ऑब्जर्वेशन क्या था कि अबाउट 99% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड. भाई 99.9, नो माय गॉड, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सारे ही अनडिफ्लेक्टेड चले गए. इसका क्या मतलब है, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं सब अनडिफ्लेक्टेड चले गए और पीछे स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस दे दी. इसका क्या मतलब है कि एटम का काफी सारा स्पेस एम्प्टी है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है जिससे वो अट्रैक्ट होगा, ना ही प्रोटॉन है जिससे रिपेल होकर वापस आएगा. यही चीज, यही कंक्लूजन निकलता है. अनडिफ्लेक्टेड मतलब किसी पार्टिकल ने उसका रास्ता नहीं रोका, यही बात होगी. ठीक है, तो देखो यहां पर अबाउट 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये अनडिफ्लेक्टेड चले गए गोल्ड फॉइल के थ्रू और इन्होंने कॉज किया इल्यूमिनेशन ऑफ द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. मतलब पीछे जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी उस पर इल्यूमिनेशन आया या फिर आप कह सकते हो फ्लोरेसेंस आई. और ऐसा कब पॉसिबल है, आप खुद से सोचो कि अगर यहां से मैं कोई टॉर्च जला रही हूं और यहां पर आई हैव अ वॉल, तो सारी की सारी लाइट अगर वॉल पर पहुंच जा रही है एज इट इज, शाइनिंग क्रिएट कर दे रही है वॉल पर, मतलब उस टॉर्च से जो लाइट आ रही है उसका पाथ तो किसी ने रोका ही नहीं. ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी थी. अल्फा रेडिएशंस हमने एमिट तो करवा दिए थे, लेकिन जो ZnS या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी उस पर काफी हद तक हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही थी. अगर बीच में कुछ होता तो कहीं पर तो अनयूजुअल सा हमें एक फ्लोरेसेंस वाला पैटर्न मिलता, लेकिन नहीं. इसका क्या मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स का जो रास्ता है वो काफी हद तक नहीं रुका, काफी हद तक अल्फा पार्टिकल्स का रास्ता भाई नहीं रुका. ठीक है, तो अबाउट 99.9% अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड कॉज्ड इल्यूमिनेशन ऑफ द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. परफेक्ट. अगली चीज, very few alpha particles underwent small and strong deflections after passing through the gold foil. बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका डिफ्लेक्शन हुआ था. थर्ड चीज, a very few. देखो ध्यान दो इन वर्ड्स पर. 99.9% मतलब बहुत सारे, very few मतलब थोड़े से, and a very few मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम. अगर ये बेटा 99.9 है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.1% और इसका मतलब हो जाएगा 0.00001%, इस तरह से. ठीक है, मतलब 1 in 20, एक 20 में से एक. समझ आ रहा है? ये डिफ्लेक्ट हुए थे बैकवर्ड्स थ्रू एन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम, बहुत सबसे कम अमाउंट के. परफेक्ट, सही है चीज. चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या थे. अल्फा पार्टिकल आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, है ना. अल्फा पार्टिकल को हम और क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई. हीलियम में क्या होता है, 4 और 2, एटॉमिक नंबर 2, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो 2 हैं. क्लियर, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 4, और एटॉमिक नंबर तो 2 है ही. अल्फा पार्टिकल को भी बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, 4 और 2. ठीक है, चलो. और ये कैसा होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है या पॉजिटिव रेडिएशन होता है. These are ejected from radioactive elements. ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से इजेक्ट आउट होते हैं, बस इतनी चीज. अगली, अल्फा पार्टिकल्स जो जिंक स्क्रीन पर या जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फॉल हुए थे, दे प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड सिंटिलेशन. अच्छा,
ये जो हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, इस पर जो हमें अल्फा पार्टिकल के डॉट्स मिल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे थे? सिंटिलेशन, SCINTILLATION, सिंटिलेशन या फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम दीज सिंटिलेशंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉलिंग ऑन द स्क्रीन कैन बी काउंटेड, कि स्क्रीन पर कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये हम काउंट कर सकते हैं आराम से। समझ पाए आप? अगली चीज, तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को समझाया। उससे पहले जरा सा हम देख लेते हैं कि जैसे ही लेड बॉक्स में हमने अल्फा पार्टिकल रखा था, भाई लेड बॉक्स क्यों? क्योंकि लेड बॉक्स अच्छे खासे रेडिएशन एब्जॉर्बर्स होते हैं, राइट? चलो वेट अ मिनट, इस तरह से ये है हमारा पोलोनियम, यहां से निकले अल्फा पार्टिकल्स, ओके। ये थी हमारी गोल्ड फॉइल, और पीछे थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दिस वॉज द स्क्रीन, ठीक है। खुद सोचो, यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकला है, जैसे कि ये एक एटम है, यहां पर भी एटम प्रेजेंट है, यहां पर भी एटम प्रेजेंट है, यहां पर भी एटम प्रेजेंट है, यहां पर भी एंड सो ऑन, एटम्स प्रेजेंट है। ये अल्फा पार्टिकल कैसे निकला होगा आपके हिसाब से? मान लो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हुआ होगा ना, राइट? अट्रैक्शन होता है। अब जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो रिपल्शन तो मारते नहीं है, तो पक्का अट्रैक्शन हुआ होगा, ये निकलकर ऐसे गया होगा, यहां पर स्ट्राइक किया। सिमिलरली ये निकलकर ऐसे गया होगा, यहां पर स्ट्राइक किया। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, ये भाई इसने मारा था रिपल्शन, यहां तक गया और फिर ये आ गया वापस, इस तरह से इसने कुछ अपना पाथ डिसाइड किया, ठीक है। ये वाला अल्फा पार्टिकल भी यहां तक गया एंड देन फिर इस तरह से निकल गया। स्क्रीन पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, अलग ही एंगल पर गया है। स्क्रीन पे जो सिंटिलेशन है, नॉट डिफ्लेक्शन, सिंटिलेशन नहीं आया। सिमिलरली ये वाला अल्फा पार्टिकल ये इस तरह से निकल गया और यहां पर आ गया, मतलब दीज वर द डिफ्लेक्शंस जो कि देखे गए थे, ठीक है। आपको समझाने के लिए है ये चीज। तो यहां पर जो हमें सिंटिलेशंस देखने को मिले थे या फिर फ्लोरेसेंस देखने को मिली थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, ये क्यों थी? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का रास्ता किसी ने नहीं रोका। जो डिफ्लेक्ट हुए वो क्यों हुए भाई? क्योंकि अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्शन मारते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ था। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे गए थे कि बिल्कुल स्क्रीन पर आए ही नहीं। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा सेटअप था। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम समझें। तो देखो, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? सिंस लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितने भाई? 99.99 लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, अल्फा पार्टिकल्स का रास्ता किसी ने रोका ही नहीं है, काफी सारा स्पेस एम्प्टी है, मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये निकला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे, इसीलिए कुछ एक ऐसा मैसिव पॉजिटिव स्फीयर होगा एटम के अंदर जहां से डिफ्लेक्ट हुए हैं ना। देखो, कोई चीज डिफ्लेक्ट तभी होगी या कोई चीज अपना पाथ तभी चेंज करेगी जब उसका पाथ हिंडर होगा। और अगर ये पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव बॉडी है, तो भाई रिपल्शन मारेंगे ना, दूर जाएगा ना वो अल्फा पार्टिकल, उसके पास से होकर थोड़ी निकल जाएगा, दूर जाएगा। तो यही चीज यहां हुई थी। As some of the alpha particles got deflected, therefore there must be something massive and positively charged present in the atom. तो ये massive और positively charged वाला कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आ गया था। क्लियर है इतनी चीज? चलो अगला, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका डिफ्लेक्शन हुआ था वो बहुत छोटे थे, और छोटे मतलब कम थे, इसीलिए the whole positive charge in the atom is concentrated in a very small space. क्या समझ पाए
कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस में आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर ये एटम है ना, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, यहां से अल्फा रेडिएशन ये रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, लेकिन यहां से तो सीधे निकल जा रहा है, यहां से तो सीधे निकलेगा, यहां से भी निकल जा रहा है, यहां से भी स्क्रीन पर ये अपने सेंटिलेशंस दे रहे हैं, लेकिन यहां वाले जो हैं, मान लो एक और इस तरह से गया तो इसका ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया, यहां से गया इसका ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन जो पूरा पूरा डिफ्लेक्ट हो गया था, मतलब जो यहां तक पहुंचा ही नहीं स्क्रीन तक, उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि ये जो अमाउंट या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये कम है, मतलब पॉजिटिव स्फीयर बहुत ही कम जगह पर है, पॉजिटिव स्फीयर ने बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करी है, इस तरह से समझ सकते हैं। फिर ये वाला पॉइंट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे वो भी बहुत कम है, एज होल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। सही चीज, दोनों स्टेटमेंट्स की ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग। पहले तो बोल दिया कि मैसिव स्फीयर है कहीं ना कहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट में मैसिव पॉजिटिव स्फीयर है। दूसरी चीज क्या बोल दी कि है तो लेकिन कम स्पेस में है, कहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है वो अपनी जगह पर। सही चीज, यहां तक सही है। चलो आगे देखेंगे। Some of the alpha particles retraced their path, that is came almost straight back towards the source. यहां से निकल रहे थे, ठीक है, और वापस आ गए, मतलब पूरा 90 डिग्री का 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है? दैट इज वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट बैक वापस आ गए थे, एज जहां से वो निकले थे उसी जगह वापस आ गए थे, क्योंकि इनका हो गया था डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी मास। वो जो मैसिव बॉडी जिसकी हम बात कर रहे थे उसके साथ हेड ऑन कोलिजन हो गया था। भाई ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम में कहीं पर भी ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर सिचुएटेड है, और ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल और ये वापस चला गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन हुआ है। अगर इस तरह से आता अल्फा पार्टिकल तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होता, स्क्रीन पर जाता, ठीक है। अगर यहां इस तरह से आ रहा है तो दूर है तो सीधा चला जाता। सही बात है, समझ आ रही है चीज। लेकिन अगर पूरा पूरा 90 डिग्री गया है वापस सोर्स के तरफ, या जिस डायरेक्शन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे आया और ऐसे ही चला गया, मतलब भाई हेड ऑन कोलिजन हुआ है किसी पॉजिटिव बॉडी के साथ। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, बॉडी भी पॉजिटिव है, और रिपल्शन हो गया है, ठीक है। चलो, द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास which occupies only a small space as compared to total space occupied by the atom is nucleus। इसको क्या बोला था रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस। और ये सेंटर पर प्रेजेंट होगा एटम के। उन्होंने जो भी सिंटिलेशन मिले थे, जो भी लाइट स्पॉट्स मिले थे, उसको स्टडी करके अपनी एक एनालिसिस दी कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ये कहीं सेंट्रली प्लेस्ड है। समझ आई चीज? सही है। चलो ओके, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल विच ट्रैवल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। न्यूक्लियस से अगर दूर है, मान लो ये हमारा एक एटम अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये है कहीं न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में, मतलब काफी डिस्टेंस है ना न्यूक्लियस से, या जो मैसिव बॉडी है उससे तो काफी डिस्टेंस है, वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, मतलब सीधे चले गए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल विच मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस सफर अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। अगर वो थोड़े पास से जा रहे थे तो कुछ हद तक डिफ्लेक्शन हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडी रिपल्शन मारेगा, उसका पाथ तो चेंज करेगा ना ये पॉजिटिव बॉडी। क्लियर चीज है, वही हुआ था। और विच कोलाइड हेड ऑन विद द न्यूक्लियस, और जिनका हेड ऑन कोलिजन हो गया था न्यूक्लियस के साथ, वो वापस आ गए थे। either get their path retraced or get deflected at large angles। या तो रिट्रेस हो गया पाथ, मतलब वही जिस पाथ से आ रहे थे उसी पाथ से वापस चले गए, या फिर उनका काफी ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ है इस तरह से, इस एंगल पर, ठीक है। मतलब 180 से आप समझ लो कि थोड़ा सा कम होगा, 170 160 के एंगल पर ये वापस पीछे आ गए। सही चीज यहां तक समझ आ रही है? चलो ठीक है। अब
अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ही रदरफोर्ड ने अपना एटम का मॉडल दिया था। और इसमें इन्होंने क्या क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पहला है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब एक तो न्यूक्लियस है और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, चलो अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के ही सेंटर पर, जो एटम है हमारा उसी के सेंटर पर ये न्यूक्लियस भाई सिचुएटेड है। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसमें क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसीलिए ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस हैव नेग्लिजिबल मास। इनका मास तो वैसे ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, चलो द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है इस ऑर्डर में, इस रेंज में, और बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज 10 टू द पावर -8 है तो उससे भी छोटा न्यूक्लियस का साइज है, तभी तो उसके अंदर आ पाएगा ना। ठीक है, और पावर बढ़ती जाती है नेगेटिव में, मतलब कम की बात हो रही है। ठीक है, तो इतनी बातें थी कॉमन। अगली चीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करी थी, तो इसमें बोला था कि ये वो स्पेस है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है। ये न्यूक्लियस है हमारा, एटम न्यूक्लियस यहाँ हर कहीं सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये वाला जो साइड है ये कैसा है भाई? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के बाहर का पूरा हिस्सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। ठीक है, इट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये चीज रदरफोर्ड ने बोल दी थी। सही बात। अब एक एटम क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, ये इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है इन द न्यूक्लियस। डन? क्लियर? चलो अब देखो यहां पर एक चीज समझो कि न्यूक्लियस की बात नहीं हुई थी, प्रोटॉन्स तो हम स्टडी कर चुके हैं ना। ठीक है, प्रोटॉन्स की पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स की तो डिस्कवरी हो चुकी थी एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, लेकिन बोला नहीं था कि जो न्यूक्लियस या यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, जब हमने गोल्ड फॉइल बनाई थी और उसमें एटम्स बनाए थे, उसमें जो प्लस प्लस बनाया था बेटा, वो पॉजिटिव स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन टेक्निकली ये नहीं बोला था कि इसमें प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, बाद में जाकर के ये चीज बोली गई है। चलो अब तीसरी बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। जो रदरफोर्ड्स का मॉडल है इसकी स्टेबिलिटी पर बात आती है कि ये कितना ज्यादा स्टेबल है। तो सी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेशनरी तो नहीं है ना। दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड्स एंड सर्कुलर पाथ्स। सही चीज ये बोली रदरफोर्ड ने। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, रोटेशन, कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है ना सर्कुलर पाथ में, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरह के फोर्सेस उस पर लगते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहाँ होता है? आउटसाइड, टूवर्ड्स आउटसाइड। और दूसरी चीज क्या है? ये किससे बैलेंस होता है? देखो यहां पर ये जो हमारा एटम है ना, इसमें ये ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो जब भी कोई चीज रोटेशन में होती है तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अगर यहां पर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई सिर्फ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑपरेट, सॉरी यहां पर कौन सा फोर्स गिवन है? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो है सेंट्रीपिटल इनवर्ड्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड्स एक्ट करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल एक्ट कर रहा है यहां पर तो इलेक्ट्रॉन भाई निकल जाएगा अपनी ऑर्बिट से। अगर ये
इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट नहीं करेगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट नहीं करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल जाएगा अपनी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन ये जो फोर्स है ये बैलेंस किससे हो रहा है? ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको आप डिनोट कर सकते हो mv²/r से, ये बैलेंस हो रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है, तो बैलेंस्ड है, इक्वल अमाउंट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं जा रहा है और ना ही न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, रोटेशन हो ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आगे देखो, which arises due to attraction between electrons and nucleus prevents the electrons from falling into the nucleus। लेकिन बेटा ये जो स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल है ये क्वेश्चन की गई थी आगे, और ये एक ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल का कि इनका मॉडल स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, यहाँ देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का, इसको हम सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन सेंट्रली लोकेटेड होता है और आसपास जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन देयर ऑर्बिट्स। तो सन क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, और जो प्लैनेट्स हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह का एक इमेजिनरी सा मॉडल था रदरफोर्ड्स का। क्लियर चीज है? ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझो। आगे जो क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन ये हुआ था कि भाई कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है, मूव कर रही है अपनी ऑर्बिट में, हम ही अगर मूव करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, तो भाई हमारा एनर्जी लॉस होगा ना। एनर्जी लॉस होगा तो फिर क्या होगा? हमारा जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सेम चीज इलेक्ट्रॉन के लिए भी कही गई थी कि सिंस इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो क्योंकि वो मोशन में है, रोटेटरी मोशन फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और वो इवेंचुअली न्यूक्लियस में आकर के फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था भाई? वो सोलर सिस्टम की तरह था जिसमें कहीं सेंट्रली प्लेस्ड एक पॉजिटिव बॉडी थी जिसे हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोला जाता है ना ड्रॉ करने के लिए, तो क्या करते हो आप? इस तरह की ऑर्बिट्स बना देते हो, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस बना देते हो। ये बॉडी पॉजिटिव है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। लेकिन आगे चलकर ऑब्जर्वेशंस मिले कि भाई मास तो कुछ हटकर ही आ रहा है। आगे चलकर ऑब्जर्वेशंस क्या मिले कि मास तो कुछ अलग ही हटकर आ रहा है, मतलब ज्यादा क्यों आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही हैं सिर्फ, तो मास का इतना इशू क्यों आ रहा है? तो ये सारी बातें ना रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स में थी, और हमने फिर आगे जब मास नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा या आगे और ज्यादा स्टडीज हुई जो अब हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, उसमें पता चला कि कोई और बॉडी भी प्रेजेंट है या कोई और पार्टिकल भी प्रेजेंट है साथ में। ठीक है, ये तो देखने में तो लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ठीक है, एटम न्यूट्रल हो गया, इतनी बात तो समझ में आ रही है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज को। लेकिन फिर जब डीपर स्टडीज हुई तब पता चला कि एक और एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो, तो ये है आपके सामने रदरफोर्ड का मॉडल। और थॉमसन्स मॉडल कैसा था? अगर हम थॉमसन्स मॉडल बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का था भाई, पूरा का पूरा जो स्फीयर था उसको पॉजिटिव मान लिया था और इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव स्फीयर में एमिटेड थे, यूनिफॉर्मली एमिटेड थे। ठीक है, यूनिफॉर्म क्यों बोला है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ ज्यादा होंगे और पॉजिटिव स्फीयर दूसरी तरफ, तो फिर ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये एटम पोलर हो जाएगा।
एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला था क्योंकि उन्हें न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई करना था। ठीक है, तो ये था हमारा जे थॉमसन का मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और ये क्या था, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सही चीज, ठीक है, दोनों बातें हो गई। और इन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए क्यों थे, क्या था इतना, क्या इतना इंट्रीगिंग लग रहा था इनको, क्या क्यूरियोसिटी थी भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं उनकी अरेंजमेंट समझनी थी, या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं हमारे एटम में वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये इन्हें समझना था। तो इन्होंने अपने अपने मॉडल्स डिजाइन करके और आपको दे दिए। ठीक है, चलो अब बाकी जो मॉडल्स थे इंपॉर्टेंट थे, या वेव मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और अच्छे से रिवाइज करोगे इन सारी चीजों को। चलो, कोई भी लेक्चर आपको देखना है, यू नो कि simplymagnetbrains.com आप गूगल पर टाइप करोगे तो आपके सामने n नंबर ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे, जिसमें आपका बोर्ड्स लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों के ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो अपना कोर्स सिंपली सिलेक्ट करो। नीट स्टडी कर रहे हो तो टैप करेंगे, सामने विंडो ओपन हो जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट देखना है उस पर वॉच नाउ क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डीपीपी हो गए, क्या इनके पीडीएफ, क्या इनके सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी चीजें आपको किस में मिल जाएंगी भाई, सिंगल विंडो में मिल जाएंगी। ठीक है, वॉच नाउ पर टैप करोगे तो आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। डीपीपी डाउनलोड करना है तो डाउनलोड नाउ पर टैप करोगे, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, कोई सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा। जो भी कंटेंट है, बी इट योर वीडियो या फिर डीपीपी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अपनी तैयारी करो घर बैठे आराम से, और जिन फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को नीड है उन्हें भी बताओ, ताकि वो भी इस चीज का एडवांटेज ले सके। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से दमदार तैयारी करते रहिए, और अपने एम को नहीं भूलना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।